हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? यस। चलो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आप एक फेज से गुजर कर आए हैं। एक ऐसा फेज जो 4 मई को था। कुछ लोग भूल चुके हैं, कुछ लोग भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। मैंने पहले भी कहा है, जिससे आप यहाँ पर बैठे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है, आज पहली क्लास है, अपन कुछ बेसिक्स पे भी बात करेंगे और कुछ इस पर भी बात करेंगे कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके सामने ये है कि अब जो फेज चला गया वो चला गया। पेपर ऑर्गेनिक का इतना टफ भी नहीं आया था। सिंपल सी बात करें, मैं पेपर को टफ नहीं बोलता, मैं पेपर को अच्छा बोलता हूँ। टफ और अच्छे में डिफरेंस है। मतलब मैंने जब उस पेपर को देखा था तो रियली में खुशी हुई थी कि चलो बहुत दिनों बाद वापसी हुई है एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी की बाउंड्री को ना लांघते हुए उसने पेपर बनाया। और हम अन अकेडमी में पढ़ रहे थे, कुछ पुराने बच्चे भी इसमें बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि 2025 का पेपर का लेवल अच्छा आएगा, लेकिन मैंने बात जरूर कहा था, हो सकता है 2016 को वापस से रिपीट कर ले। ये क्लास में मैंने बात बोली थी, क्योंकि जेईई मेंस ने भी थोड़ी सी करवट बदली थी, और जिस तरह से उसने ऑप्शनल खत्म किए थे, और जिस तरह से आप लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया था एनटीए में, उससे पहले मुझे लग गया था इस बार वो भयंकर करवट बदलने वाला है। लेकिन इतना तेजी से फिजिक्स में बदल देगा ये नहीं पता था। ठीक है ना। कुल ओवरऑल जो आरडीएस ऑफ द पेपर था वो फिजिक्स था। जिसने फिजिक्स में चूज करना सीख लिया, किसको करना है क्वेश्चन को, किसको छोड़ना है, ज्यादा फंसना नहीं है, वो थोड़ा अच्छे पोजीशन में चला गया। बायोलॉजी लेंदी थी, फिजिकल केमिस्ट्री भी सुनने मारा अच्छी थी पेपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछते हुए कहीं ना कहीं कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया, कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया। कंसेप्ट को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है, मैं आपके सामने एनालिसिस लेके भी आया हूँ। मैं 10 मिनट एनालिसिस पर भी बात करूंगा, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है सबसे पहले उस पर फेथ होना चाहिए, जो कि मैंने आपसे पहले बोला। कई बच्चे रिपीट कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर फेथ की कमी होती है। हर बंदा रिपीट करता है तो फेथ की कमी होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे रिपीट करते हैं जो पहले लेवल में तो बहुत कम होते हैं, सब्जेक्ट में अच्छे नॉलेज नहीं होती है, लेकिन मेहनत करके वहां तक पहुंच जाते हैं कि जो सिलेक्शन के बहुत पास होता है, तो वो एक साल और प्रयास करते हैं और उस बाउंड्री लाइन को पार करके वो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं एज ए डॉक्टर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आज पहला दिन, आप आज सभी के अंदर बहुत जोश है, चाहे वो नए बच्चे हैं चाहे वो पुराने बच्चे हैं, लिख कर ले लो। क्या ये जोश 100% सभी बच्चों के अंदर रहेगा? ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि अभी आप ही में से कई बच्चे समय के साथ साथ डिविएशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि संगत का भी असर होता है। अभी आप बाहर से आए हैं, अपने अपने स्टेट से आए हैं, पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आपको कोटा में जब आप बैठोगे, हॉस्टल में बैठोगे, तो आपको आजू बाजू कोचिंग के बच्चे भी मिलेंगे। फिर वो आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे, और आप अपने क्लास के रिवीजन से ज्यादा उनके ज्ञान को लेना शुरू करेंगे, और आप भी महाज्ञानी बन जाएंगे। दो को और ज्ञान आप देना शुरू करेंगे, फिर ज्ञानियों की एक मंडली बन जाएगी। नहीं होता है, ऐसा होता है। फिर ज्ञानी लोग क्लास से गायब हो जाएंगे। फिर यही ज्ञानी फिर जगेंगे दिसंबर जनवरी के आसपास, फिर मिलने आएंगे, सर अब क्या किया जाए। फिर तुम कहते हैं बेटा अब तो क्रैश कोर्स का ही सहारा है। फिर क्रैश कोर्स भी आता है, मतलब कुल मिलाकर क्रैश हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ आपको बनानी है। यहाँ हर टीचर जो भी आएगा उसको इतना अनुभव है, हर टीचर अंडर 100 रैंक को प्रोड्यूस करवा चुका है, हर टीचर। तो उसको पता है पेपर चाहे कैसे भी आए। बोला था मैंने 2024 का पेपर इजी था, और क्लास में एक मेरा डायलॉग बहुत फेमस रहता है, इस बार भी चलेगा। पेपर इजी आए तो भी ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट, पेपर टफ आए तो भी ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। और जब पेपर हुआ 2025 का, तो जब बच्चों ने मुझे मैसेज किया, जो फीडबैक दिया कि हाँ सर मजा आ गया, ऑर्गेनिक के पेपर को करके मजा आ गया। चूंकि मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं केवल ऑर्गेनिक पर ही बात करूंगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा।
तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 5 से 7 मिनट यहाँ पे समय जरूर लूंगा। हो सकता है आपने ये फाइल पहले देख रखी हो, लेकिन फिर भी मैं वापस से इस फाइल को, क्योंकि क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और फेथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि आप तो साल भर पढ़ जाओगे और आपका फीडबैक 3 घंटे का पेपर लेकर आएगा, लेकिन वो केवल आपका फीडबैक नहीं होता है, वो हम जैसे टीचरों का भी फीडबैक होता है। जब आप पेपर दे रहे होते हो 2 से 5, हम भी उस दिन बड़ी बेसब्री के साथ सब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, अरे पेपर कैसा आया होगा, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, क्या सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पेपर मतलब सब लगता है। लेकिन जब पेपर 5 बजे आएगा और 5 बजे जैसे ही 5 बजते हैं, सेंटर के सामने हमारा कहीं रिप्रेजेंटेटिव होता है, 5:10 5:15 के आसपास जैसे बाहर निकलते हो, वो किसी एक का पेपर स्कैन करता है, फोटो खींचता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग को डालता है और हम लोग की तुरंत धड़कनें तड़तड़ तड़तड़ बढ़ती हैं और पेपर देख मजा आ गया। तो कुल मिलाकर 45 क्वेश्चंस आए थे। 45 क्वेश्चंस में थे 17 क्वेश्चन किसके थे? ऑर्गेनिक के थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ऑल, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट होगी, क्वेश्चन गलत नहीं होते। दूसरा, ये अपना टाइम भी, मतलब अपना टाइम जितना होना चाहिए उससे कम समय में सॉल्व हो जाता है, और अपना टाइम फिजिक्स को, बायोलॉजी को, जिस सब्जेक्ट को देना है उसको डेडिकेट भी कर देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इसको समझना। और समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माना फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ, हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, आप में से कुछ की लेट एंट्री हुई, कुछ बीमार हो गए, या कुछ उस समय लापरवाह हो गए, केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ पाए ठीक से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप केमिकल काइनेटिक्स को बाद में पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में डे 1 से जुड़ा हुआ लेक्चर लास्ट डे तक अटैच्ड रहेगा। हर क्लास में कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट बनेंगे, हर क्लास में बनेंगे। अगर आपका एक भी कंसेप्ट मिस हो जाता है तो फिर आप आगे दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि मैं एक बार समझाऊंगा, विधिवत समझाऊंगा, 10 बार पूछने का मौका दूंगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट से जब हम आगे निकल गए तो दोबारा फिर मैं उस पर समय नहीं लगा सकता, बिकॉज नंबर ऑफ लेक्चर्स को भी ध्यान में रखना है, सिलेबस को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा भी फीडबैक होना चाहिए, हमारा भी फीडबैक होना चाहिए। दैट इज द फीडबैक। कैसे? आपको विश्वास होना चाहिए। ये चीजें 2025 का, ये आपने पेपर दिया, पहचान में आ रहा है? हाँ या ना? ये 25 का पेपर है, ये 25 से पहले का कंटेंट है, और नीचे कुछ लिखा भी है, नीट 2025 मोस्ट प्रोबेबल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि नीट के पहले ही डाले गए थे, नीट के पहले ही डाले गए थे, मैंने डलवाया था कि नहीं इसको डालिए, बच्चे देखेंगे। आप एक एक क्वेश्चंस की एनालिसिस को यहाँ देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ अब हम सही हाथों में। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन विथ मेजर का हुआ क्वेश्चन विथ एनसीईआरटी पेज नंबर, दिस इज द ALH IBU का होल ट्वाइस, दिस इज द ALH IBU का होल ट्वाइस। समझाते समय बोला, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, साइनाइड हो तो भी एल्डिहाइड बनता है, ये देखिए लिखा हुआ है, एस्टर है तो भी आंसर क्या देना है? एल्डिहाइड। क्या आपके सामने एस्टर मिल गया कि नहीं मिल गया? आप आगे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ का है, इस पर तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो आसान क्वेश्चन भी था, लेकिन हाँ इसके भी टॉपिक्स सारे के सारे क्या थे? कवर थे। आगे आप देखेंगे, दिस इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ, ये बात पे विश्वास और दिलाता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन मैं अनटच्ड नहीं रखूंगा, हर तरीके से। बच्चों ने देखा है, इस क्लास में बैठे भी हैं, कंडीशंस मेरी ऐसी भी आई कि मेरा हेल्थ रीजन ठीक नहीं था, मतलब इतनी ज्यादा हेल्थ खराब थी कि आप ही के क्लास में लास्ट ईयर के बच्चों ने मुझसे आके पर्सनली रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज आप एक दिन की छुट्टी ले लो। लेकिन शायद मैंने अगर एक दिन की उस समय छुट्टी ली होती तो मैं पूरी तरह से अपने मन से सिलेबस नहीं करा पाता। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर आपको पॉइंट भी बना हुआ है पढ़ाते हुए कि बेटा इस पेज से आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला यहाँ पे, दूसरा आपके सामने क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। क्या बेटा यही क्वेश्चन उठकर नहीं आ गया कि नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन किस फॉर्म में होते हैं? चीजें की चीजें। अभी तो आप देखोगे कि डायरेक्टली मिमिक क्वेश्चंस कैसे आए हैं आपके सामने। असर्शन रीजन का बेहतरीन क्वेश्चन, जिसने बोला था एल्काइल आयोडाइड एंड एल्काइल क्लोराइड में SN2 फास्ट कौन देता है? क्या आपके सामने यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड एंड एल्काइल क्लोराइड दिख रहा है?
दिस इज द असर्शन एंड रीजन उसने बेहतरीन लिखा, रीजन इतना बेहतरीन लिखा, आपने पेपर देखा होगा कि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। यस, यहां तक लिखा होता, कई बच्चों ने गलत कर दिया, यहां तक लिखा होता और आप लोगों ने भी रट रखा है आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, लेकिन उसके रीजन कई सारे हो सकते हैं। यहां पर रीजन क्या था, यहां पर रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ईमानदारी से देखना, क्या यहां पर आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप है कि नहीं बेटा, बोलो। एंड ये क्या लिखा हुआ है, साइज विथ रीजन, आपके सामने विथ रीजन था, क्या है, साइज। ग्रुप में अपन क्या देखते हैं, साइज। और पीरियड में क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है पीरियड में क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे ईएन आगे लिखा हुआ है जो छुप चुका है। तो असर्शन एंड रीजन भी आपके सामने पूरी, इसीलिए मैंने कहा ना, एक एक चीज पर आपको ध्यान रखना है, किंतु, परंतु एंड लेकिन, हर चीज को ध्यान से सुनना है। सर ये क्यों हुआ, सर ये कैसे हुआ, सर इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी उठ के आ सकते हैं। और उसने देखो इतना लिखा होता तो सबने जवाब दे दिया होता। अब कई बच्चे कंफ्यूज, ये साइज के कारण होता है, ये ईएन के कारण होता है, ये किसके कारण होता है, मिक्स करके एक बेहतरीन क्वेश्चन उसने बना दिया। चलो साहब आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, which one of the following reaction does not give benzene as a product। देखो ये सारे रेफरेंस हैं, हम आपके सामने ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये सारे के सारे आपके सामने प्रूफ हैं कि ऑलरेडी नीट के पहले सारे की सारी चीजें बताई जा चुकी थी। ऑप्शन देख सकते हैं, ये से 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ कवर्ड है, दूसरा यहाँ कवर्ड है, तीसरा यहाँ कवर्ड है और चौथा ऑप्शन यहाँ पे कवर्ड है, चारों का चारों। और कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया, इवन दैट मैं जब पेपर बनाता हूँ, जो पुराने बच्चे वो जानते हैं, या जिसने अनअकैडमी का मेजर पेपर दिया होगा जिसमें मैं डिस्कशन लेके आया हूँ, मैं आपको पेपर भी ऐसे ही दूंगा। मैं ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता हूँ कि बताओ इसमें से मीथेन कौन है, 4 ऑप्शन होगा टिक करो, मेरा क्वेश्चन रहता है हर चारों ऑप्शन एक नए क्वेश्चन होते हैं, चारों अलग अलग कंसेप्ट के होते हैं। मैंने इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया और देखो चारों उसने अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे, और ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी टेस्ट में पूछ चुके थे, तो ये आपके सामने आया। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो बेहतरीन क्वेश्चन, इसको तो पढ़ाते समय बोलता हूं कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। और देखिए हाउ मेनी प्रोडक्ट, आइसोमर पढ़ाते समय हो सकता है आपने भी अपने टीचर को बोला हो जब पिछले साल पढ़ रहे हो, आइसोमर पढ़ाते समय, सर आप आइसोमर इतना क्यों पढ़ाते हो, इतना डिस्कस क्यों करते हो, इतना आइसोमर से तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। अरे आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हाँ क्वेश्चन आता है नहीं आता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसीलिए डॉक्टर बनना है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर पे कई बच्चे रह जाते हैं, एक क्वेश्चन तो 4 से 5 नंबर की बात करता है, सही होने पे 4 और गलत होने पे 5 ले जाता है। देख लीजिए बेटा, ये कंपाउंड आपके सामने है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। एंड क्वेश्चन देखो पहले ऑलरेडी, ये मैं आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चन एकदम इसी प्रारूप में कराऊंगा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के फ्रैक्शंस में कराऊंगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मोनोक्लोनल डेरिवेटिव, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोनल डेरिवेटिव। जब पॉसिबल आता है तो इसमें स्टीरियो भी मिक्स हो जाता है। क्वेश्चन देखना, फाइंड द फॉलोइंग व्हेन मोनोक्लोनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन टेक्स प्लेस, एज इट इज क्वेश्चन उठ के यहां से आ गया। कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है आपको, मैंने कहा ना एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस, 17 क्वेश्चन की एनालिसिस है आपके सामने, 16 की भी नहीं बोल रहा हूं, कितने की, 17 की। तो आपको अपने पे भी विश्वास रखना पड़ेगा, कंटेंट पर भी विश्वास रखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ये आपके बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आए हैं, इसके जो भी ऑप्शंस बने हैं देखिए, ये सारे के सारे ऑप्शन, यहां से ऑप्शन, यहां से ऑप्शन, यहां से ऑप्शन, हर एक चीज लिखा हुआ है, बायोमॉलिक्यूल भी कवर्ड है। यानी ऐसा नहीं कि केवल हम ऑर्गेनिक में आईपीएससी, आइसोमर, जीओसी और रिएक्शन मीडियम पढ़ा के निकल लिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड बायोमॉलिक्यूल पर भी आपको उतनी मेहनत करनी है, बिकॉज क्वेश्चंस बायोमॉलिक्यूल से इस बार कितने आए थे, 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एकदम इसी तरह से कंसेप्ट पे बनाया था, बस उसने ऑक्सीजन इंक्लूड कर दिया। तो अगर आपने किया होगा इसको तो इस क्वेश्चन को भी वहां सॉल्व कर लेंगे। आइसोमर से क्वेश्चन आया, दिस क्वेश्चन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए, कंसेप्ट बताए गए और क्वेश्चन आल्सो पेपर में पूछे गए। बार बार फोकस किया गया कि बेटा देखो, पेपर में भी डाला गया क्वेश्चन, पेपर का है आपके, क्वेश्चन आ गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आप कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए नहीं कह रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन इस मामले में कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर वाला भी जब आप मेहनत करते हो तो आशीर्वाद दे देता है कि हाँ जाओ तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी है। ये क्वेश्चन आप लोग जिन्होंने अनअकैडमी का मेजर दिया होगा, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था। जितने भी विटामिन के क्वेश्चंस आते थे या उधर से क्वेश्चंस आते थे, वो सब मैं फ्रेम करता था।
ये क्वेश्चन देखो मेरे हाथ से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लेके मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। ऑप्शन देखो क्या क्या बनाया बेटा। एक तो मैच द ऑफ द फॉलोइंग बनाया, B1 B2 B6 B12 एंड डी, चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन लिए, B1 को छोड़ दिया उसने, B2 B6 B12 BD, ये नीट 2025 का क्वेश्चन, B12 D B2 एंड B6 मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आया। कितना मिमिक क्वेश्चन कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली पांच ऑप्शन में से केवल चार ऑप्शन ले लिए। और इसी साल हो सकता है यूट्यूब पे आप लोगों ने पहले मेरे कार्बोहाइड्रेट पर लेक्चर देखा होगा, बायोमॉलिक्यूल का। इस साल मैंने विटामिन का, अमाइनो एसिड का, न्यूक्लिक एसिड्स का, हार्मोन्स का भी लेक्चर इसी साल लिया, पहली बार यूट्यूब पर। और पहली बार लेकर देखो ये क्वेश्चन क्या है, नीट 2025 मोस्ट प्रोबेबल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, लिखा है कि नहीं लिखा बेटा। और देखो 2025 के लिए बोला है, क्या 2025 में आया। तो कॉन्फिडेंस आपका इस तरह से बढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन देख सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया होगा क्योंकि उसने स्ट्रक्चर बनाकर नहीं दिया। तो हमें इस पर भी काम करना है कि जो भी मॉलिक्यूल हमारे सामने लिखा जाता है, और हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे, वो जो भी मॉलिक्यूल हमारे सामने लिखा जाता है उसका नाम क्या है, उसका फेमस नेम क्या है, आपको अभी से अभी याद करके आगे बढ़ना है। किसी भी तरह से हम कोताही बरतने वाले नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड है, और जब से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड करा गया है, जेईई मेंस भी क्वेश्चन पूछ रहा है और नीट भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ये क्वेश्चन आसान नहीं बेटा, आसान नहीं है, बस ध्यान सुनना, क्योंकि आप लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पढ़ते हो और वो केवल एल्कीन एल्काइन तक ही रह जाते हो, उसके आगे ध्यान नहीं दे पाते हो। लेकिन ऑलरेडी देखो बेटा, क्या ये क्वेश्चंस यहां पर देखिए अलग से करवाया, फोकस देके करवाया, which one of the following compound give bromine water test और decolorize bromine water, और decolorize, चार ऑप्शन देखें, फिनॉल, एलेनिन, प्रोपीन एंड स्टाइरिन। क्या आपको यहाँ पे ये फिनॉल, ये आपके सामने एनिलीन, ये स्टाइरिन, और क्या ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चार के चारों ऑप्शन अलग अलग तरह से ट्रेंड में आपके सामने आ चुके हैं। यानी अगर आपने कॉपी अच्छे से करी, मैंने कहा ना पेपर टफ नहीं था, पेपर अच्छा था। जो कहते पेपर टफ था, मैं नहीं कहता पेपर टफ था, मैं कह रहा हूं हाँ पेपर पूछने का अंदाज बहुत बेहतरीन था, और रियली में उसी अंदाज में पूछा जिस अंदाज में मैं पेपर, आप पुराने पेपर उठाकर देख लेना, आपको एकदम मिमिक हो जाएगा कि हाँ इसी तरह से पेपर बनाए जाते थे। पेपर बनाने में, मुझे पेपर बनाने में बहुत टाइम लगता है। आगे से देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन के, देखिए इसमें ये आपके सामने कन्वर्जन टाइप के भी क्वेश्चन हमें दिया करता था, 1 2 एंड 3, ईच एंड एवरी पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ और तीसरा पॉइंट यहाँ, हर एक चीज कन्वर्जन का यहाँ पर, यानी कन्वर्जन पर भी हमें वर्क करना है। और हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे, कन्वर्जन कराएंगे, A to Z कन्वर्जन कराएंगे, करवाया भी है बच्चों को, एंड बहुत सारे कन्वर्जन आपसे पूछेंगे भी, आपको तुरंत जवाब देना है। डरने की जरूरत नहीं है कि हम डर गए किस बात को लेके, सर हमको रिएजेंट समझ में नहीं आते, सर हम कैसे बनाए, वो एक लाइन में पूछ रहे तो जवाब दे देता हूं, लेकिन मल्टीपल में A B2C कर देता है तो हमको जवाब नहीं आता है। अगर आप मेरा साथ देंगे आप वो भी कर पाएंगे। आगे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यहाँ पे नीट यूजी 2025 के लिए लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे अच्छा कोइंसिडेंस या इससे अच्छा आशीर्वाद क्या मिल सकता है ईश्वर का, कि जो चार ऑप्शन यहाँ है वही चार ऑप्शन यहाँ है। देखो बेटा, दिस इज द क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, बस उसने लिखने का तरीका बदल दिया, उसने क्लोरोफॉर्म को CH-Cl3 और एनिलीन को ये लिख दिया। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, ग्लिसरॉल एंड स्पेंटलेई, ग्लिसरॉल एंड स्पेंटलेई, एनिलीन एंड वाटर, यहां देखें एनिलीन एंड वाटर, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये नीट का क्वेश्चन है 2025 का, ये नीट का पहले का है। क्या इसे हम नहीं बोल सकते कि 100% क्वेश्चन मैच कर गया। हाँ, अगर आपने चीजों को कवर कर रखा, ये ऐसे पोर्शन है जहां बच्चे ध्यान नहीं देते, रियली में नहीं ध्यान देते, प्यूरिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते, दो चार लाइन कहीं से पढ़ लेंगे उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये बेहतरीन तरीके से पूछा, इवन दैट डिस्कशन, ये क्वेश्चन पूछते समय जब मैंने मेजर का डिस्कशन किया था तो वहां लिखा था बेटा, इसी से आधारित एक क्वेश्चन और बनाया था कि बेटा इसको भी पढ़ लेना, ये जो लिखा हुआ ना ये रेड में, ये वही चारों ऑप्शन लिखे हुए, इसको भी पढ़ लेना, जाकर डिस्कशन देखना यूट्यूब पे है। तो मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी को। एंड आफ्टर दैट इस पर आधारित भी क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल 3 क्वेश्चन आइसोमर से आए थे, वो भी कवर्ड था, ये बेहतरीन क्वेश्चन।
आप देख सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्वेश्चन उसने पूछा कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड। क्या नाइट्रस एसिड के बारे में टेम्परेचर मेंशन है? यस। एंड लिखा इट डिकम्पोजेज इजिली इन ड्राई स्टेट। क्या डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट मेंशन है कि नहीं बेटा? सीधे उठाया, ये बाद में नहीं बनाया है, ये पहले का है, नीट के पहले का है। एंड रीजन में देखिए आयोडीन के बारे में बोला, यहाँ पे आयोडीन आयोडाइड के बारे में, और इसके पीछे मैंने आयोडीन के बारे में भी समझाया है कि कैसे आयोडीन बनता है, इसके बारे में बात करी गई है। तो एक एक क्वेश्चन, और जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं पूरे पेपर का, पूरे पेपर का। मतलब अगर मुझसे कहा जाए 17 क्वेश्चन में आप सबसे प्यारा क्वेश्चन किसे कहोगे, तो मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर जहां पे अपने ध्यान नहीं दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपसे बहुत बड़ी गलती होगी। और वो गलती कराने के उद्देश्य से पेपर भी बनाया गया। एग्जामिनर लग रहा मेरी तरह था एकदम। मैं रियली, हम में भी ऐसी गलती करवाऊंगा 100%। पेपर आपके सामने आएगा, देखना, मैं पेपर में एकदम ध्यान सुनना, ध्यान नहीं देता हूं कि बच्चों के नंबर क्या है, बस आपको मेहनत जितना करवाऊंगा उतना मैं पूछूंगा। उसने ऑप्शन भी बनाया, यहां पे लिखा एक्सेस। और देखो बेटा ध्यान से, कई बच्चे यहां तक पहुंचे, लेकिन वापस से इस पर उन्होंने क्या करा दिया, रिएक्शन। और रिएक्शन करा के कहां पहुंच गए, ऑप्शन यहां। कई बच्चों ने यहां टिक कर दिया। लेकिन ध्यान सुनना, क्लास में एक्सप्लेन करते समय अलग से यहां लाइन लिखी थी बेटा, वन, देखो ये क्या लिखा है, साइनाइड। क्या ये भी आपके सामने साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड, ध्यान सुन, एल्काइल साइनाइड। और यहां लिखा था 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड। वहां समझाया था बेटा इसके आगे मत बढ़ जाना, अल्कोहल मत बना लेना, यहां पर 1 मोल ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है, और इसको फोकस करो, लिखो इस चीज को। उसी पे क्वेश्चन आया, जिसने यहां पर एक्सेस लेके क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब आप बताओ, ईमानदारी से बताओ, अब आप लोग हमारे रथ पर सवार हो और आपके ड्राइवर हम हैं। हमने 17 क्वेश्चन की एनालिसिस करी, और आपसे बढ़िया एनालिसिस और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज आप इन 17 के 17 क्वेश्चन से गुजर चुके हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हर एक क्वेश्चन क्लास में एक्सप्लेन था? ईमानदारी से बताइए, क्या हर एक क्वेश्चन, मैं 14, 13 और 15 क्वेश्चन की एनालिसिस लेकर नहीं आया हूं, मैं 17 क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेके आया हूं। मैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी एनालिसिस लेके आया हूं। मैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की भी एनालिसिस लेके आया हूं। मैं बायोमॉलिक्यूल्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट सेक्शन से पूछा गया है और चाहे वो विटामिन सेक्शन से पूछा गया है, उसकी भी एनालिसिस लेके आया हूं। क्या आपको हर एक चीज कवर नहीं है कि नहीं? आप यहां किस उद्देश्य से बैठे हैं कि नीट 2026 में आपके ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट रहे, या अगर हो तो सबसे बेहतरीन लेवल पे पेपर बने भी तो भी आप सबसे अच्छा करके आए, इसीलिए बैठे ना। उसके लिए आपको इतना मेहनत मैंने इतना इसलिए दिखाया, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि इस सफर में कोई मुझसे इस बात पे बात करे, सर ये क्वेश्चन क्यों कराया गया, ये क्वेश्चन क्यों कराया गया। हमें पता है कौन सा क्वेश्चन कराना है, हमें पता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। आप इस स्थिति में नहीं है एनालिसिस करने की, आप इस स्थिति में नहीं है किसी दूसरे से सुनकर हमसे ये बोलने के लिए कि सर ये क्यों कराया गया है या क्यों नहीं कराया गया है। कोटा के कल्चर में कितने लोग कोटा पहली बार आए हैं, कितने कोटा कम से कम 1 साल रह चुके हैं, इन्हें पता है कोटा का कल्चर। टेलीग्राम यूनिवर्सिटी एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो यूनिवर्सिटी चलती है ना, इसमें विचलित करने वाले बहुत सारे वो मिलेंगे, इनसे पढ़ो तो उनसे पढ़ो तो इनसे पढ़ो तो, अरे जिस टीचर को भी पकड़ो उससे ईमानदारी से पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूं केवल मुझसे ही पढ़ो, अन अकेडमी में जितने भी ऑर्गेनिक के टीचर हैं सब एक से बढ़कर एक हैं, चाहे कोई भी टीचर हो जाए, किसी के भी क्लास में हो, सबने बेहतरीन तरीके से दिया। इवन दैट क्लास 12th का भी बच्चा अगर अपने बोर्ड के टीचर से ईमानदारी से पढ़े, वो ईमानदारी से पढ़ाए ना, तो भी अच्छा कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। तो आज के बाद सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अप्रॉक्स, मैं आपको नाम बता दूं, अप्रॉक्स लगभग 90 प्लस लेक्चर की अपनी केमिस्ट्री है। कितनी? 90 प्लस। 90 प्लस इसलिए बोला क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो क्लास का ड्यूरेशन है वो 1 घंटे 25 मिनट का है कि 1 घंटे 30 मिनट का है कि 1 घंटे 10 मिनट का है। बिकॉज जो बहुत सारे रूल्स आते रहते हैं, कभी क्लास 1 घंटे 10-15 मिनट की भी हो सकती है, कोई काम आ गया क्लास छोटी करनी पड़ गई, कभी क्लास 1:25, कभी क्लास 1:30। तो जैसे भी रहेगा क्लास अपना 90 प्लस लेक्चर लगने ही लगने, 90 से कम में मैं करा ही नहीं पाऊँ, सिंपल सी बात पहले बता रहा हूँ। तो कभी मुझसे ये मत पूछना सर कितने लेक्चर बचे हैं, कभी मुझसे मुझे मत पूछना कब सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा मेरे दिमाग में रहता है। और सबसे
आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने के मामले में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पुराने बच्चे जानते हैं। मैं एकदम समय पे सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई टीचर अगर किसी कारण अब्सेंट हो गया और मैं उसमें किसी और क्लास में बिजी नहीं हूं, तो मैं तुरंत क्लास में आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं दूसरे की भी क्लास ले सकता हूँ। इस चीज का आप ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फोर्थ क्लास अपनी हुई तो 5-10 मिनट क्लास हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए पेट पकड़ के मत बैठ जाना, सर अब भूख लग गई है। जब से पैदा हो खा ही रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? पिछले साल पेट भूख लग गई है, लो इतना भूख भूख क्यों चिल्लाते हो, फिर कोटा कहता है लो फिर खाओ। नहीं, इस बार पढ़ाई करना है, मेडिकल कॉलेज के मेस का खाना खाना है जाके, ना कि कोटा का दोबारा खाना खाना है। और कोटा में दोबारा खाना खाना है तो कोटा मेडिकल कॉलेज के मेस का खाना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, भूख तुमको लगती है, भूख हमें भी लगती है, और इतना हम समझदार हैं कि हाँ, भूख से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, पढ़ाई से सब कुछ होता है। और इतना भूख लग जाएगा तो आधे घंटे नहीं रुक सकते क्या खाने के लिए? पता पढ़ के भी आया हूँ बेटा, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन होगा, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, जैसा कि कल हमने ओरिएंटेशन में आपको बताया था कि ये ट्रेन का एक डब्बा है और ये इंजन है। पहला लेक्चर और अंतिम लेक्चर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सब जुड़ा हुआ है। अगर आप में से देखो, मैं अब एक हफ्ते के अंदर आप सभी को स्कैन कर लूंगा, मुझे ज्यादा समय नहीं लगता, हर एक बच्चे को पहचानने लग जाता हूँ। फिर कोई बच्चा अगर अब्सेंट होता है, अच्छा हाँ, दूसरी बात, अब्सेंट पे बात आई, अगर कोई बच्चा किसी कारणवश अब्सेंट होता है, वो 2 मैसेज करेगा, एक अपने पेरेंट्स को, एक मुझे, मैं अपना नंबर दे दूंगा। एक पेरेंट्स को, एक मुझे, भले मैं वो मैसेज पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि मेरे पास पर डे मोर देन 100-200 मैसेज आते हैं, ठीक है ना। अभी लगभग 1200 समथिंग, 1282 मैसेज सुबह के मेरे पड़े हुए हैं अभी मोबाइल में, व्हाट्सएप पे। भले मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन किसी दिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा किसी दिन नहीं आई, आप नहीं आए, सर मैं तुरंत आकांक्षा, हाँ बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है, तुम्हारा मैसेज आया था। आप सभी का नंबर मैं अपने मोबाइल में सेव भी करूंगा, सभी का, धीरे धीरे मैं आपको तरीका बता दूंगा, सभी का नंबर अपने मोबाइल में सेव करूंगा। कहने का मतलब यह है, अगर आप ईमानदार रहे तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मेडिकल कॉलेज की सीट दिला दूं, अगर आप ईमानदार रहे। और अगर आप ईमानदार नहीं रहे, आप इरेगुलर रहे, तो फिर मुझसे मिलने भी मत आना। पहले रीजन बता देना अपने पेरेंट्स को और मुझे, यस ये कारण है जिसके कारण हम क्लास नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा, रिकॉर्डिंग के चक्कर में ऑफलाइन क्लास मिस मत करना। जितने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेलते हैं ना, या लाइव घर पे बाद में पढ़ लेंगे ना, फिर वो नहीं, उतना इफिशियंट नहीं हो पाता है। तो आप क्लास ही पढ़ो, क्लास में ही जो सीखने का समय होता है बहुत अच्छा होता है। किसी दिन ट्राई करके देख लेना, 1.5 घंटे की क्लास के लेक्चर को घर पे रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो 2 से 2.5 घंटे का समय ले लेते हैं। क्लास में बैठोगे तो वो 1.5 घंटे में ही हो जाएगा, लेकिन घर जाओगे तो 2 से 2.5 घंटे होगा। क्लास में रहोगे 1.5 घंटे, आपको कोई डेविएट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूं आपके सामने। घर पे किसी का फोन आ गया, कोई दोस्त आ गया, किसी ने कहा चलो चाय पी के आते हैं, हो गया 2-2.5 घंटे का लेक्चर शाम तक खिंच गया, 1.5 घंटे का लेक्चर। समझ में आया? तो ये रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत रहना, वो इसलिए दिया गया है कि किसी एडवर्स कंडीशन कारण अगर आप क्लास नहीं आ पाते हो, उस समय आपकी हेल्प करेगा। अगर आपकी क्लास किसी तरह छूट जाती है, तो अगर आप डाउट काउंटर पे किसी टीचर से पढ़ने आते हो, तो 1.5 घंटे के लेक्चर को वो 20 से 25 मिनट में आपको समझा के निकल लेगा, तो वो एफिशिएंट नहीं होता। आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप 1.5 घंटे के लेक्चर को घर पे बैठ के देख सकते हो, फिर आप उससे डाउट आके पूछ सकते हो। ये उन कंडीशंस के लिए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो सबसे पहली बात बताओ, क्या रेगुलरिटी टूटेगी? देखो, हमसे तुम नहीं बोल रहे हो, ईश्वर से बात कर रहे हो। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मैंने कल बोल दिया था आपको, धरती के भगवान बनने की कोशिश करने जा रहा है ऊपर वाला, झूठ मत बोलना। क्या रेगुलर रहेंगे? क्या अपने को अगले 10 से 11 महीने डेडिकेट समर्पित करते हैं अपनी स्टडी के लिए? ये आपके जीवन का आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये 10 से 11 महीने अगर ईमानदारी से दे दिए, तो अगले 5-5.5 साल मेडिकल कॉलेज में जाके कटेंगे, एमबीबीएस में। रिपीट करना बहुत बेकार होता है, मुझे पता है, अच्छा नहीं लगता। बच्चे आके मिलते हैं, फिर वही कंटेंट, फिर वही टीचर, फिर वही डायलॉग सुनने वाले हो टीचर के। समझ में आ रहा है कि ना? इतना आसान नहीं होता है, निकल जाओ यहां से। इज इट क्लियर? दूसरी बात, हम बहुत बेसिक से, कुछ बच्चे इसमें न्यू भी हैं, और न्यू नहीं भी होते तो भी, मास्टर प्रो प्लस में मैंने पढ़ाने गया, उसमें तो सारे के सारे रिपीटर्स थे। मास्टर प्रो तो सबसे बाद में आता है, लेकिन मैंने उनको भी न्यू ही माना।
हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जीरो से स्टार्ट करते हुए उस लेवल पर ले जाएंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको इजी लगेंगे। और अगर आप बहुत कहते हो नहीं सर मुझे आता है, तो यस, टेस्ट होंगे, 720 में 720 लाके दिखाओ, माइनर में 720 में 720 लाके दिखाओ, आप नंबर ले आ रहे हो, मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छे हो। 3 टेस्ट तक मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, आपको मतलब आप सभी को ऑब्जर्व करूंगा। 3 टेस्ट था, हर टेस्ट के बाद आपके नंबर पूछूंगा, किसके 400 प्लस आए, किसके 500 प्लस आए, किसके 600 प्लस आए, समथिंग 650 प्लस आए, 700 प्लस आए। 3 टेस्ट का मौका है। शुरू में टेस्ट का ना तो सिलेबस ज्यादा होगा और ना ज्यादा आपको उस पर कोई प्रेशर होगा पढ़ने का, क्योंकि बहुत आसानी से चीजें चलेंगी। अगले टेस्ट में पहले सिलेबस आने लग जाएगा, अगले टेस्ट में फिर पीछे का आने लगेगा, तब सिलेबस बढ़ेगा। 3 टेस्ट में जिस बच्चे ने अपने को प्रूव करके दिखा दिया, यस हम आपके साथ चल रहे हैं, वो मुझे पता चल जाता है, वो मुझे पता चल जाता है, मैं उससे स्पेशल बात करूंगा, मैं उस पर स्पेशल अटेंशन दूंगा। समझ में आया? क्योंकि मैं सबको मौका दे रहा हूं, दिस इज द ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, जिसने 3 टेस्ट में बढ़िया करके दिखा दिया। समझ में आया? बाकी और भी इसमें क्राइटेरिया है, कुछ छुपा के रखे हैं, वो मैं भी नहीं बता रहा हूं कि और भी क्या चीजें हैं, लेकिन अभी बस इतना कह रहा हूं, 3 टेस्ट में आप लग जाओ, शुरू के 3 टेस्ट में कि आपको बेहतरीन करना है। और नीट के हर मतलब माइनर के हर पेपर को नीट का पेपर मान के देना है। और सबसे जो बेकार चीज लगती है ना, मैं अभी बता रहा हूँ, देखो देख लेना, आपस में देख लेना, फिर से बात आएगी, जो पेपर के एक दिन पहले लोग क्लास छोड़ देते हैं, पेपर के एक दिन पहले क्लास छोड़ देते हैं, इस छोड़ दो इन सब चीजों को, ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। तो ये चीज भी ना देखने को मिले तो सही रहेगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट किया जाए अब। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बहुत बेसिक से चीजें चलने वाले हम लोग। नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक चीज के लिए मैं थोड़ा बदनाम हूं, बदनाम हूं कह सकते हो, या कह सकते हो फेमस भी हूं, ठीक है, नजरिया है, जो जिस दृष्टि से देखे। हो सकता है आप लोगों ने ये फीडबैक सुना ही होगा, मुझे लगता है मैक्सिमम जो जिन्होंने मेरे बारे में थोड़ा भी सुना होगा, किसी से पूछा होगा तो सुना भी होगा, ये मास्टर 2 कॉपियां इतनी मोटी मोटी भरा देता है, ये देखो बेटा, वही वाली बात होती है ना, चीजों को कैसे प्रसारित किया जाए, किसी को कुछ बोल सकते नहीं, 17 क्वेश्चन की एनालिसिस लेके आ गए हैं, आ जाओ, मैं बोल सकता नहीं, लेकिन बदनाम जरूर, क्योंकि आप बच्चा इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब आप यहां पे आए हो तो आप यहां के टीचरों पे पूरी तरह फोकस्ड हो चुके हो कि सर प्लीज ऐसा पढ़ाइएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपको डेविएट कैसे किया जाए, उस टीचर की छवि तो हम कम नहीं कर सकते, हाँ बच्चों के मन में कीड़ा जरूर पैदा कर सकते हैं। वो इतनी मोटी मोटी कॉपी भरवा देता है, कैसे रिवीजन करोगे? पुराने बच्चे जो पढ़े हैं उस चीज को समझते हैं, जो नए हैं उनके दिमाग में कीड़ा आ सकता है, इसलिए मैं पहले ही आपको चीजें बताने जा रहा हूं और उसको बड़े ध्यान से समझना। आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपको एक्स टॉपिक पढ़ाया गया और आपको एक्स टॉपिक पढ़ाया गया, दोनों की थ्योरी पढ़ाई गई, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हम किस तरह से क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं अब उस पर हम बात करने जा रहे हैं। एक्स टॉपिक पढ़ाया गया, कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, मान लो हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ा दिया गया, यहाँ पे भी हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ा दिया गया। भाई थ्योरी थोड़ी ना बदल सकते हो, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जितना एक्सप्लेन करना है वो तो सारी चीजें एक्सप्लेन होगी, चाहे आप एक्स टीचर से पढ़ो चाहे आप वाई टीचर से पढ़ो। फर्क कहां आ सकता है, एक टीचर ने इस पर आधारित 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो क्वेश्चंस करा दिए, और एक ने 1 2 3 एंड 4 ही क्वेश्चंस करा दिए। ईमानदारी से बताना किस टीचर को प्रीफर करोगे, बताओ, ए वाले टीचर को प्रीफर करोगे कि बी वाले को करोगे? लालची तो तुम बहुत हो, क्योंकि 4 क्वेश्चन की लालच मिल रही है एक्स्ट्रा। एक बात बताओ, ये जो 4 क्वेश्चन तुम लिखोगे, इसके लिए कोई दूसरी कॉपी या हवा हवा में कॉपी में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 4 क्वेश्चन को लिखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए कॉपी मोटी हो जाती है। तो आइंदा से अगर कोई कहे ना कि वो 2-2 कॉपी भरा देते हैं, तो कहना तू लेके आ कॉपी और मैं लेके आता हूं कॉपी, नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर ले। हाँ, अगर तुमको भी आधी कॉपी में लिखना है तो तुम एक काम क्या करना, आज से मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा आधे लिख लेना, आधे छोड़ देना, आधे लिख लेना आधे छोड़ दे, तुम्हारी कॉपी भी पतली हो जाएगी। इसलिए इन सब चीजों से अलग रहो, क्योंकि मुझे पता है जब फाइनल कॉपी बन जाएगी ना और आप कॉपी रिवाइज करोगे
तो जिसकी कॉपी में 4 क्वेश्चन होगा वो 4 ही क्वेश्चन रिवाइज करेगा, और जिसकी कॉपी में 8 क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन रिवाइज करेगा। ये हमेशा 4 क्वेश्चन ज्यादा रिवाइज करेगा। और अगर 4 क्वेश्चन यहां ज्यादा कराए जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन को बार बार 8 बार करा दिया जा रहा है, 8 क्वेश्चन में कंसेप्ट होंगे अलग अलग। अगर 4 क्वेश्चन कम कराए गए तो आपके 4 कंसेप्ट चलेंगे। तो हमारा चाहे को मैं फेमस हूं चाहे को बदनाम हूं, नजरिया है लोगों का, क्वेश्चंस में खूब करूंगा। लेकिन क्वेश्चंस कैसे कराएं? हमको तो 4 क्वेश्चंस के हिसाब से ही लेक्चर काउंट करके दिए गए हैं। हमें इतने लेक्चर दिए गए हैं कि 4 क्वेश्चन ज्यादा आप करा ही नहीं सकते, तो सर आप 8 क्वेश्चन कैसे करा लोगे? तो इसके लिए हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को ऑलरेडी पहले मैंने खुद से क्या कर लिया है, लिख लिया है। अगर मैं बोर्ड पर 8 क्वेश्चन में लिखूंगा तो मेरे लिखने का समय जाएगा, और बोर्ड भी कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, खुद से उन क्वेश्चंस को लिख लिया है ताकि मेरे लिखने का समय बच जाए, केवल किसको लिखना पड़े, आपको लिखना पड़े। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो बताओ ए कंसेप्ट से चलूं कि बी कंसेप्ट से? दोनों ऑप्शन मेरे पास ही है, फिर बोलना मत बीच में कुछ। और कॉपी भरे तो फिर परेशान मत होना, परेशान होना तो फिर 4-4 क्वेश्चन वाला पेज फाड़ देना, फिर वो पतली हो जाएगी कॉपी। अरे हाँ है ना। दूसरा, शॉर्ट रिवीजन नोट सबको बनाने हैं। कब? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। जब मैं कहूंगा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने हैं, तो वो सबको बनाने। तीसरा है, सर अभी एक चीज के लिए और बोला जाता है, ये चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज पढ़ाते हैं, ये सबकी भी कहानी चलेगी, चलती है चलती है। अरे तुम्हारे मन में जो जो प्रश्न है ना वो मुझे सब पता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। देखो कह रहा खुश हो गया, मेरे मन में क्वेश्चन था पूछ लिया मास्टर ने। तो प्यारे बच्चों, मैंने दोनों तरीके से पढ़ाया है, मैंने चैप्टर वाइज भी पढ़ाया है, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म वाइज भी पढ़ाया है, और लास्ट ईयर तो मैंने दोनों तरीके से पढ़ाया है। मास्टर प्रो 1 में मैंने मैकेनिज्म वाइज पढ़ाया है, मास्टर प्रो प्लस में मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। तो सर आप हमें कैसे पढ़ाने वाले हो, हम भी तो मास्टर प्रो 1 के हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करके। स्लाइट मॉडिफिकेशन का मतलब यह है, अगर हमने प्योर एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ा ली तो बहुत सारी चीजें आपको रटनी पड़ जाएंगी, बेटा इसको रट लो बाद में आएगा, बेटा इसको रट लो बाद में आएगा। तो चलेगा चैप्टर वाइज ही, स्लाइड अपने तरह से मॉडिफाइड है, यानी कुल मिलाकर हम चैप्टर वाइज ही पढ़ने वाले हैं। अब कोई प्रश्न है किसी के मन में? अरे हाँ है ना, अरे पूछ लो, एनर्जी कहाँ है? हेलो, आवाज नहीं, हेलो। चलो स्टार्ट करें। चलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम आप जानते हो, अजीत चंद द्विवेदी, प्यार से आप लोग मुझे एसिड सर के नाम से बोलते हैं। साथ में आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं और अपडेट करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हम क्लास में नहीं पढ़ा पाएंगे या नहीं डिस्कस कर पाएंगे, उसको हम इस टेलीग्राम पर, ये टेलीग्राम स्कैन कर सकते हो, या फिर ये हमारा टेलीग्राम का है एसिड सर 1। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। बाकी तो चीजें आप पे डिपेंड कर, यूट्यूब चैनल है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मैसेज वहां पे भी कर सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे रिप्लाई इसलिए नहीं मिल पाता है आसानी से, कारण है कि व्हाट्सएप पे मुझे पर डे 200 से ज्यादा मैसेज आते हैं। तो अगर आपने मैसेज किया, मैं 1-2 घंटे तक नहीं देखा तो मैसेज आपका पीछे चला जाएगा, और पीछे चला गया तो रिप्लाई करूंगा लेकिन लेट हो जाएगा। यहाँ रिप्लाई, यहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं 1-2 बार डेली जरूर देख लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, मैसेज ठीक है ना? हाँ, सर आप तो 1-2 बार देखते हो, हम तो दिन भर उसी पे लगे रहते हैं, ठीक है ना? ठीक है, चले स्टार्ट करें बेटा, चलिए। हाँ, तो ये आप नोट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चले बेटा, तो हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करने, ये से लेकर ये एसिड सर 1 सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग स्कैन कर लेना, ठीक है, क्यूआर कोड से। कर टेलीग्राम पे भेज देना, मैं ज्वाइन कर लूंगा, गजब का इंसान है। गजब का इंसान है, टेलीग्राम पे भेज देना, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग डालिए, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा। चैप्टर का नाम आपके सामने यहां लिखा हुआ है बेटा, इधर देखो, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक है, उसका जो पहला पार्ट है दैट इज
क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एकदम बेसिक से चलेंगे देखना, और पेपर भी इतना बेहतरीन मिलेगा ना कि बेसिक से गलती करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फ्लो में हम लोग मंडे से आएंगे, आज तो बस बातचीत भी करी, फैमिलियर हो जाएं आप लोग से, चेहरा भी पहचान ले आप लोग का, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा सुनो, इसको हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, पूरे एनसीईआरटी क्लास 11th और पूरी एनसीईआरटी क्लास 12th। दूसरी बात, एक चीज मेरा रहेगा डिस्कस करना, वो भी बता दे रहा हूं, कई बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा सर एनसीईआरटी कब पढ़ना है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एनसीईआरटी आपको खुद से नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी मैं पूरी की पूरी क्लास में पढ़वाऊंगा, पूरी की पूरी क्लास में एनसीईआरटी पढ़वाऊंगा, एक एक लाइन पढ़वाऊंगा एनसीईआरटी की। हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका एनसीईआरटी भी कंप्लीट होगा। जिस दिन मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे वो जेईई मेंस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो, सब के सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। सब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको बस उतना करना जितना मैं पढ़ा दूं उतना अगले दिन रिवाइज करके आओ, या जो मैंने क्वेश्चन दे दिया उसको आप करके आओ, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं आपको। सर मेरे पास समय बच जाता है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, बायोलॉजी करो, हाँ है बहुत कुछ पढ़ने के लिए। बायो में 360 में 360 का टारगेट बना के चलो, हमें हर क्वेश्चन सही करने हैं। ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट करा दूंगा अगर आप मेरे साथ चलोगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा, जब सिलेबस मतलब चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसी टेलीग्राम पर मैं एनसीईआरटी एडिटेड फॉर्म में आपको डालूंगा। मैंने एनसीईआरटी को एडिट किया है, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड बना दिया है, बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत पसंद किया उसको। मैं उसको आप तक शेयर करूंगा, आपको उसी एनसीईआरटी को पढ़ना है। समझ में आया? जो जैसे बोल दिया जाएगा वैसे करना है। तो आपको अपनी तरफ से कोई मेहनत, बस केवल रिवीजन करना है डेली का डेली। तो लिखिए क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक लाइन में लिखिए, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, hydrocarbons and its derivative are called organic compounds, are called organic compounds। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है आपके सामने, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब प्रश्न आता है हाइड्रोकार्बन क्या है? क्या मुझे अलग से बताने की जरूरत है? नहीं साहब, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। खुद चिक चिक के चिल्ला रहे हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने लिखा CH4, क्या नाम बताएगा कोई इसका? दिस इज कॉल्ड मीथेन। ये आपके सामने मीथेन है। क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है? यस। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये है आपका हाइड्रोकार्बन। अगर इस हाइड्रोकार्बन से हमने एक H को हटा दिया, एक H को हटा दिया, तो हमारे सामने जो बन के आएगा दैट इज CH3। ये फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस इज, इससे अब क्या नाम बोलोगे बेटा? मिथाइल। चलो अच्छा है आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा आगे। दिस इज कॉल्ड मिथाइल। एंड इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ये मोनोवैलेंट रेडिकल है। आगे हम बाईवैलेंट रेडिकल, ट्राईवैलेंट रेडिकल पे भी बात करेंगे और उनकी नेमिंग पर भी बात करेंगे। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 12 एनसीईआरटी में जितने भी कॉमन नेम है मैक्सिमम मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूं। और उसके बाद इस चैप्टर खत्म करने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी जो मैंने एडिट करी है 11th एंड 12th के जितने भी नेमिंग वाले हैं वो सब हम को मर्ज करके आपको पहले दे देंगे, ताकि उसको आप लोग रिवीजन भी करते रहें, ताकि आगे जब भी नाम आए, मैं ऐसा भी कह सकता हूं बेटा आगे आएगा तब बता दूंगा, आगे आएगा तब बता दूंगा, तो आपको रिवीजन करने का कितना चांस मिलेगा? एक ही दो बार तो मिलेगा ना, फिर आप भूल जाओगे। और अभी से बताऊंगा तो आगे जब भी आएगा वहां मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे
पूछूंगा बेटा इसका नाम, तो देखना आप ही में से बच्चे कहोगे सर इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। नाउ इसमें मान लीजिए हमने Cl को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया आपके सामने CH3Cl। नाम बताओ रे बच्चा, मिठाई नहीं बेटा, मिथाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, और इसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये आपके सामने RH, R एल्काइल को रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल को रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो इसे हम लोग किस नाम से बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन इन सिंप्लीफाइड वे में। यहां से हमने H निकाल दिया तो क्या बन गया आपके सामने, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इसका हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसमें कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर दिया, ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर दिया, एटम मतलब Cl हो गया, ग्रुप ऑफ एटम मतलब OH हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल NH2 हो गया एग्जांपल, ऐड कर दिया तो आपके सामने बना RZ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन अलग बात, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव अलग बात। गलती करोगे बड़ी आसानी से, तुम यहां पढ़ रहे हो, पेपर में आएगा ध्यान नहीं दे पाओगे, और गलती में करवाऊंगा, अभी गलती करवाऊंगा, जल्दी गलती करवाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। ध्यान समझना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। आपके सामने मैंने एक ऑप्शन दे दिया CH4, दूसरा है हमारे सामने CH3NH2, तीसरा हमारे सामने है CH3OH, चौथा ऑप्शन हो गया, जल्दी बताना, आप सभी से पूछूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड पांचवा ऑप्शन हो गया, बताइए, दिस इज द CH3CO2H, CO2H मतलब COOH है। आपको बताना कौन हाइड्रोकार्बन कौन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, बता सकते हो क्या, बताओ। ए वाला क्या है, हाइड्रोकार्बन, बी वाला क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, सी वाला हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, नेक्स्ट वाला हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट वाला हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आइटम आए तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब गलती क्या करोगे, मैं पूछूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक, और उसमें ऑप्शन रहेगा फिनॉल एंड बेंजीन। तो ईमानदारी से बताओ, वन या दोनों, गलती कर दिया ना आपने, गलती कर दिया आपने, नहीं मैंने कहा ना, आप अभी तो सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, उस समय गलती हो जाएगा। आपको यह पता है कि दोनों एरोमेटिक हैं, उसने नहीं पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, तब आंसर हो जाता दोनों। उसने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक, बेटा फिनॉल हाइड्रोकार्बन नहीं है, फिनॉल हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। हो गया ना क्वेश्चन गलत, कितने माइन्यूटली गलत हो गया पहले क्वेश्चन, इतने बेसिक से हम लोग चलने वाले हैं। फिनॉल और बेंजीन में एरोमेटिक दोनों, हाइड्रोकार्बन बेंजीन, अगले में पूछ लिया व्हिच द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इज एरोमेटिक, तब क्या जाएगा फिनॉल। तो क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है, समझ में आया। इसीलिए इतने बेसिक पे मैं स्टार्ट करता हूं, बच्चा मेरे पास डाउट लेके आता है सर इसका आंसर तो करेक्शन होगा, बेटा पूछा क्या है, हाइड्रोकार्बन पूछा है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव नहीं पूछे। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ थोड़ा लिखने का स्पीड फास्ट हो, आज पहले क्लास में केवल मैं कह सकता हूँ ठीक है, लेकिन स्पीड इतनी फास्ट हो कि केवल आप पढ़ सको, पड़ोसी के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और जो स्लो लिखते हैं वो कृपया एक ही पेन से लिखें, मल्टीपल पेन का प्रयोग ना करें। और आगे से थोड़ा ध्यान देंगे कि साथ साथ लिखने की भी कोशिश करेंगे, जहां पे भी मैं नहीं बोलूं वहां। गुड। स्टार्ट करें, चलिए। हो गया बेटा टाइम अप, नहीं नहीं बेटा टाइम अप, एक बार छूटेगा तो अगली बार वैसे फास्ट हो जाओगे। डन, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री पर,
थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री पर। तो लिखिए वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस। चलिए, तो वर्जिलियस ने क्या बोला था बेटा कि जो पहले, बहुत पहले की बात है, लगभग 200 साल पहले की बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और 1780 के आसपास की बात है। दिस डेटा टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। कि उन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हीं ऑर्गेनिज्म से ही केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ये वाइटल फोर्स, वाइटल का मतलब लाइफ फोर्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके क्या क्या हो सकते हैं बेटा? ये आपके प्लांट भी हो सकते हैं, ये आपके एनिमल भी हो सकते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। इनमें बोला गया कि एक मिस्टीरियस फोर्स इसमें था, मिस्टीरियस रहस्यमयी फोर्स था, जिसको इन्होंने बोला यह एक वाइटल फोर्स था, जिसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार का ये लाइफ फोर्स है। वाइटल फोर्स या एक तरह का कैसा है बेटा? ये लाइफ फोर्स है। और इन्हीं से क्या बना है बेटा? बोलो। दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। पूछा भैया कैसा फोर्स था? कह रहे मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, ये केवल प्लांट एंड एनिमल में भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वहीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते। तो इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था बेटा? हाँ। और ये बात है लगभग 1828 की। इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया और बर्जीलियस के व्यू को वीक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो इसमें लिखेंगे एफ बोलर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब first organic compound synthesized in lab is urea by first organic compound synthesized in lab is urea by inorganic compound ammonium cyanate, बाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया गया तो इसमें रीअरेंजमेंट हुआ और रीअरेंजमेंट होने के बाद जो कंपाउंड आपके सामने बनता है, जिसे आप बहुत प्यार से जानते हो, NH2CONH2। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? यू। और ये आपका था, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो आपके सामने था, क्या यार, ये आपके सामने है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये शुरुआत हो गई, लोगों के दिमाग में इस चीज की शुरुआत हो गई कि भाई अब इससे निकलो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन सकते हैं। तो इसके बाद बहुत सारे और भी कंपाउंड बनाए गए, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। ये किसने बनाया बेटा? कोल्बे। मीथेन किसने बनाया? बर्थेलॉट। ये लगभग 1845 एंड दिस इज द 1856। ये फिर कुछ कंपाउंड्स और आए पिक्चर में। सारा का सारा डेटा या जो पॉइंट लिया गया है फ्रॉम एनसीईआरटी। एसिटिक एसिड बाय कोल्बे एंड मीथेन बाय बर्थेलॉट। डन। वेरी गुड। एक पेन से लिखो, फास्ट लिखो।
ज़्यादा डिटेल में थ्योरी में नहीं जानी है, इतना चीज़ आपके एनसीईआरटी में है जो हमने आपको बता दी। नाउ द नेक्स्ट, क्या पढ़ने जा रहे हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें सबसे फेमस स्पीसीज कौन है? कार्बन। तो सबसे पहले हमें बायोडाटा ऑफ कार्बन पढ़ना होगा, तो लिखिए हेडिंग डाला बायोडाटा ऑफ कार्बन। हो गया बेटा? बायोडाटा ऑफ कार्बन में सबसे पहले टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन हम पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों? कैसे लिखते हैं कार्बन को? कैसे लिखोगे? कार्बन यहां क्या लिख दूं और यहां क्या लिख दूं? 12। 12 किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास को। 6 एटॉमिक नंबर को। पक्का? चलो साहब, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो क्या? चलो कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। कैसे लिखोगे बेटा? ये क्या हो गया? 1s2। हाँ बताओ बेटा क्या लिखोगे? इसमें क्या है? 1s2। यहां पे क्या है? बोलो आगे। 2s2। एक मिनट। हम्म 1s2। इधर क्या आ जाएगा बेटा? ये आपके सामने हो जाएगा। ये हो गया 1s2। इधर हो गया 2s2 और अगले में क्या आएगा? 2p2। कैसे लिखूं? दोनों एक ही में डाल दूं? समझदार हो। ये इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किस स्टेट में बेटा? ग्राउंड स्टेट में। आप बता सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है? कितने बॉन्ड बना सकता है? क्या वाकई में केवल 2 बॉन्ड बना के रह सकता है क्या? क्या कोई स्पीसीज है ऐसी? है कि नहीं? ये तो 4 बनाती। कौन सी 2 स्पीसीज बताओ? 2 बॉन्ड वाली। क्या केवल कोई स्पीसीज ऐसी है जो यहां कार्बन केवल 2 बॉन्ड बनाता है? और बताओ। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। और बताओ। ठीक ठीक ठीक। ऑर्गेनिक में आओ। कहीं और आओ जहां ऑर्गेनिक में हम लोग यूज करें। एनीवन? ओपन टू ऑल। कार्बीन। क्या है? कार्बीन। और जिसे हमें पढ़ना है डाइक्लोरो कार्बीन। राइमर टाइमर रिएक्शन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो यहां पर इसकी कोवैलेंसी कितनी है? इसकी कोवैलेंसी है 2, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं बेटा? 2 हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इसके कारण इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो ये क्या बनेगा बेटा? ध्यान सुनना। ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये और ये। अब ये 2 बॉन्ड बना लिया, यहां से 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये किस तरह से इस पे बिहेव करेंगे? एज ए लोन पेयर। तो इस पर क्या हो गया? ये लोन पेयर। जिस स्पीसीज को आप पढ़ते हो यहीं से लिख सकते हो साथ में, CCl2 एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बीन। इसे हम लोग प्यार से बोलेंगे DCC, डाइक्लोरोकार्बीन। राइमर टाइमर रिएक्शन में पढ़ेंगे, कार्बिलमाइन रिएक्शन में पढ़ेंगे, ये वहां पे डाइक्लोरोकार्बीन अपना आने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इसका एक्साइटेड स्टेट की बात करें, तो बताओ क्या यहां से ये है 1s2, यहाँ 2s2 और यहाँ पे क्या लिखा था बेटा आपने? 2p2। बोलो है ना? ये था आपके सामने 2p2। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? यहां पे आ गया, तो क्या एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे इसका आप लोग? कैसे लिखोगे बेटा? 1s2, तो यहां पे आपने लिखा 1s2, 2s1 and 2p3. This is the 1s2, 2s1, 2p3। अब बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं 4। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। जनरली कितने बॉन्ड बनाता है आपके सामने? 4। तो कोवैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 4। बना लीजिए इसको।
तो ये क्या है, आपके 4 बॉन्ड बनाता है और इसकी क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड भी होता है। यानी अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन किस किस तरह से बॉन्ड बना सकता है, कोई बता सकता है क्या बेटा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। किस तरह से बना सकता है आपने देख रखा है क्या? बताओ तरीका क्या हो जाएगा। पहले क्या बना लिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और क्या बनाएगा, कार्बन कार्बन डबल। अच्छा, ये डबल बॉन्ड बनाया कार्बन, तो क्या बैलेंसी कितनी रखनी है, लेकिन आपको 4 रखने के लिए आपको क्या करना, 2 तो बन चुका है, एक इधर और एक इधर। और कैसे बना सकते हो बेटा बताओ? क्या 2 पाई बॉन्ड वाला भी बना सकते हो इससे? क्या इसके सामने आप इस तरीके से भी बना सकते हैं क्या बेटा बताओ? बोलो है ना? तो यहां पे बताओ, क्या आप बताओ सिग्मा बता सकते हो इसमें कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा, बेहतरीन। यहां पे पक्का? तो कितने सिग्मा कितने पाई? 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। इसमें बताओ बेटा, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। हम आप पे विश्वास नहीं करते हैं, मैंने कहा ना एकदम बेसिक चलना है। अगर आपके सामने ऐसे बॉन्ड बना है तो क्या पढ़ोगे इसको? इसमें कितने सिग्मा? 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो ये मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, ये आपके सामने सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके सामने, बोलो? ये कैसा बॉन्ड बना रहा है? ये आपका मल्टीपल बॉन्ड। और यहां कैसा बनाया है इसने? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही आसान, मतलब शो करता है, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्यों रे, क्यों सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्यों बहुत शो करता है? क्योंकि इसकी क्या होती है, हाई, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। केवल यही शो करता है कि कोई दूसरे भी शो करते हैं? दूसरे और कौन शो कर सकते हैं? क्या फास्फोरस भी शो करता है? अरे हाँ है ना, सबकी आवाज नहीं है, क्या फास्फोरस भी शो करता है? फास्फोरस करता है? कितने लोग कहते हैं करता है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। नहीं करता है, कंफ्यूज है सर। गजब के इंसान है यार। अरे हमने थोड़ी पूछा कितना करता है कितना नहीं करता है। सल्फर करता है, सिलिकॉन करता है, ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आता है, इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। आपने वहां होमोकैटिनेशन हेट्रोकैटिनेशन समथिंग कुछ पढ़ा होगा, हो सकता है। सल्फर कैसे कराता है? SiO, सिलिकेट्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सल्फर एसेट, फास्फोरस P4। अरे हाँ है ना। और कार्बन से तो पूछो मत, इसकी तो मतलब सीमा ही नहीं है। कितने लंबे लंबे मतलब मॉलिक्यूल, कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाता है। अरे हाँ है ना। तो लिखो अगला, दैट इज द, अच्छा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। थर्ड लिखिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। हम आपको बहुत चीजें सिखाने वाले हैं अगले 5 से 6 लेक्चर्स में, जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान समझना। हो सकता है तुम में से कहीं को लग रहा है कितना लो लेवल पे सर चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। अगर तुमको लगता है लो लेवल पे चल रहे हैं तो क्वेश्चन में ऑर्गेनिक ऑल करके दिखाना अगले टेस्ट में, हम वहां बात करेंगे तुमसे, ठीक है। बेस्ट डेस रिप्रेजेंटेशन, क्या इसको पहचान पा रहे हो? अच्छा, बेस्ट डेस रिप्रेजेंटेशन इज ए 3D रिप्रेजेंटेशन। हम कई तरह के रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन समय समय के अकॉर्डिंग, जैसे बेस्ट डेस रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, जैसे फिशर रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, न्यूमान रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, पर्सपेक्टिव फार्मूला आपके सामने आएगा, लेकिन समय समय पर। अभी केवल रिक्वायरमेंट किसकी हम ले रहे हैं आपके सामने, बेस्ट डेस रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी के हिसाब से। तो क्या आप बता सकते हो कि ये लाइंस किसको डिनोट करती हैं? ये जो लाइन नजर आ रही है ये किसको, मान लो ये बोर्ड है या प्लेन है, आपके पेपर के हिसाब से बात करूं तो क्या इन द प्लेन ऑफ पेपर बोल दूं? दिस इज द इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। आपके हिसाब से बात कर रहा हूं। ये लाइन क्या कहलाती है, वेज, तो इसे क्या बोलेंगे, डैश।
दिस इज द बेस, दिस इज द डैश। अब इसमें भी ध्यान सुनो, आप में से कई लोगों ने आज तक बेस डैश पर ध्यान ही नहीं दिया। इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखना, मैंने कहा ना पेपर बनाने पे आ जाए तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना सकता है। बेज को देखो ध्यान से, डैश को देखो ध्यान से। बेज का बाहरी किनारा ब्रॉडर है और डैश का बाहरी किनारा नैरो है। कितने लोग पहली बार इस पर ध्यान दे रहे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। जाके एनसीईआरटी ओपन करके देखना, एनसीईआरटी से कॉपी किया है मैंने, डायग्राम ही कॉपी किया एनसीईआरटी से कि बेज में। अच्छा बेज मतलब क्या है? दिस लाइन इज कॉल्ड बेज, दिस इज कॉल्ड सॉलिड बेज, और इसको बोलते हैं डैश बेज। लेकिन हम बोलने की लैंग्वेज में इसको दोनों को बेज नहीं बोल देते। अगर मैंने केवल बेज बोल दिया तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? सॉलिड बेज। और केवल डैश बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा? डैश बेज। तो बेज का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर? दिस रिप्रेजेंट्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आप हो। अच्छा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर प्लेन की बात करें तो सुनो, बिलो द प्लेन की अबव द प्लेन? तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। चलो साहब, अच्छा इसे हमने बोल दिया दिस इज द डैश। बताओ टूवर्ड्स ऑब्जर्वर की अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर? दिस इज द अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दिस इज द अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। above the plane or below the plane? This is the below the plane, below the plane, below the plane। अच्छा डैश से क्या मतलब होता है? अबे फ्रॉम ऑब्जर्वर, पास की दूर। तुम भी बोलते हो ना, गुस्सा आ जाता आप लोग को, डैश डैश कहीं के दूर हो जा। अरे डैश डैश फिल इन द ब्लैंक, जो तुम्हें भरना होता तुम लोग भर लेते हो। हाँ डैश डैश कहीं का दूर हो जा, डी फॉर डैश, डी फॉर दूर। खुद चिक चिक के खिला रहा डैश दूर, तो जो दूर वाला हिस्सा रहेगा वो तो पतला ही दिखाई देगा ना, नैरो, नैरो। और वेज वाला क्या है? ब्रॉडर। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा सुनो, क्या कोई एक चीज और बता सकता है कि वैसे चूंकि आप लोग रिपीटर्स हो इसलिए हम बात कर सकते हैं कि यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल बता सकता है? 109 डिग्री 28 मिनट। पक्का? चलो साहब, अब मेरा क्वेश्चन है, अच्छा इसी चीज को मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं। आप एनसीईआरटी का पॉइंट है, इधर देख लो। नाम आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। नाम क्या पता होना चाहिए? मैंने भले ही उसे डैश बोला और इसे बेज बोला, लेकिन हो सकता है कल ऑप्शन में दोनों जगह बेज लिख कर आ जाए, तो इसे क्या बोलोगे? उसे क्या बोलोगे? डैश बेज। एनसीईआरटी का है इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो मैंने वहीं से पूरा का पूरा कॉपी किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें भी आपको, तो आप चाहो तो डैश्ड बेज एंड सॉलिड बेज भी वहां पर लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोले? दिस इज ऑल्सो क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज डैश्ड बेज एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड बेज। सारे नाम आपको पता होने चाहिए, लिख लो बेटा इस तरह से। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल, नंबर, देखो पहले से बता रहा, रट के आया है। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इन वन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन देने दो बेटा, ऑप्शन देने दो। हाइब्रिडाइज कार्बन, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इन वन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कितने का आंसर आ रहा है? 2। अच्छा हमारे क्लास में एक चीज और होगा जिसे अपन बोलते हैं ओपिनियन पोल। क्या बोलते हैं? जब मैं ऑप्शन पूछूं तो सबका हाथ उठना चाहिए, एक ऑप्शन पे जरूर हाथ उठना चाहिए, ठीक है? पक्का? सोच लो, मॉलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है, कितने लोग करें? 2, 3, जवाब सबको देना है। 4, 4 वाले हाथ उठाएं। 5, 6, नहीं पता। ये ईमानदार बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं नहीं पता। तो सुनो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने मॉलिक्यूल लेके आया हूं, मैंने इसमें अलग अलग कलर बना दिया है।
वैसे अगर मीथेन की बात करें, मीथेन की बात करें तो ये मीथेन है आपके सामने। ये व्हाइट वाले को आपको क्या समझ लेना है बेटा, बोलो? हाइड्रोजन। ये क्या व्हाइट वाले क्या समझ लेना आपको? हाइड्रोजन। अब समझना मेरी बात ध्यान से। हमने इसमें अलग अलग कलर दे दिया है ताकि हम काउंट कर सकें कितने बॉन्ड हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो अपनी कॉपी के छत पर लिख लेना, टेट्राहेड्रल इज द गेम ऑफ टू बी, इज द गेम ऑफ टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इधर देखो बेटा, ये आपके सामने टेट्राहेड्रल है, बहुत ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल है। अगर मैं इसको बनाता हूं, पहले मीथेन से समझा दूं, मीथेन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या ये आपके सामने मेरे हाथ के प्लेन में है दो वैलेंसी, ये किसकी तरफ है? आपकी ओर, और ये क्या है आपसे दो। दिस इज कॉल्ड वेज डैश। क्या कहलाता है? वेज डैश। अब मैं इसको कलर दिखा रहा हूं ताकि मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकूं। हमने आपसे ये बनाया, मेरे हाथ को ध्यान से देखना, ये बोर्ड का प्लेन मेरे हाथ का प्लेन है। कौन कौन सा कलर प्लेन में मेरे नजर आ रहा है? येलो एंड व्हाइट, पक्का। रेड वाला और ग्रीन वाला प्लेन में नहीं है, पक्का। चलो साहब, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, क्या ये आपको एक वी नजर आ रहा है? क्या येलो एंड व्हाइट एक वी नजर आ रहा है? क्या ग्रीन और रेड एक दूसरा वी नजर आ रहा है? इस वी को मैं इस प्लेन में रखता हूं, इस वी को मैं इस प्लेन में रखता हूं, बताओ क्या दोनों वी परपेंडिकुलर हैं कि नहीं बेटा? याद बेटा, ये आइसोमर में बहुत काम में आने वाला है। आइसोमर में जब हम बाइफिनाइल में पढ़ेंगे, जब हम क्यूमिलीन पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें काम में आने वाली हैं, इसलिए अभी से ध्यान में रखो। जब भी टेट्राहेड्रल में बोलूंगा तुम खुद बोलना, सर टू वी परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे? क्या एक वी आपको वर्टिकल और एक दूसरा भी हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है क्या? टू वी परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब कभी भी हो तो कैसा इन्वायरमेंट बनाते हैं? टेट्राहेड्रल। कैसा बनाते हैं? टेट्रा। हम एलीन में भी पढ़ेंगे, क्यूमिलीन में भी पढ़ेंगे, हम बाइफिनाइल में भी पढ़ेंगे, वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल कंडीशन आने से किस कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाइड करें तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि उसके पास कायरलिटी सेंटर नहीं होने के कारण भी, तो वहां पे चीजें आपके काम में आनी। तो टू भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये रेड वाला बेज है कि डैश है? -1। आपको पूछना चाहिए था सर किसके रिफरेंस में। कैसे आप मान लो आपके रेफरेंस है? आपके मानने से हो जाएगा? मैं तो ये बोलने वाला था कि बताओ ये बेज वाला बेज है या डैश मेरे रेफरेंस में। मेरे रेफरेंस में क्या है, लेकिन आपके रेफरेंस में। अब मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा बाय डिफॉल्ट आपके रेफरेंस में पूछूंगा। बताओ रेड वाला, ग्रीन वाला, और ये क्या हो गया? प्लेन में, पक्का। चलो, अब कितने बॉन्ड एंगल? आप 190 डिग्री 28 मिनट है, काउंट करो। क्या हर एक बॉन्ड एंगल क्या होता है? टू बॉन्ड के बीच का एंगल। क्या बोला बेटा? टू बॉन्ड के बीच का एंगल। बताओ, काउंट करो बेटा, इधर देखो। क्या आपके सामने, कलर से काउंट करते पहले, व्हाइट ग्रीन काउंट करना 1। क्या बोलोगे? 1। व्हाइट ग्रीन, व्हाइट येलो, व्हाइट रेड, हो गया ना? चलो बताओ, ग्रीन येलो, ग्रीन रेड और रेड एंड येलो, कितने हो गए? 6। तो आंसर कितना हो गया बेटा इसका? 6। आंसर कितना हो गया इसका? 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो बेटा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए, हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इथेन। इथेन, आपको यह बताना है कि इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बॉन्ड एंगल होंगे। बताओ बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जानते हो? क्या है? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन जानते हो? क्या है? sp3। एक sp3 से, एक sp3 से, तो यहां से कितना हो गया? 6। यहां से कितना हो गया? 6। टोटल कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? टोटल कितने हो गए? 12। नोट कर लीजिए।
आज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये पढ़ाना नहीं माना जाएगा, तो बस बातचीत चल रही है, चीजें अगली क्लास से आएंगी आपके सामने। बट ये भी जरूरी है कि नहीं है, ये ध्यान रखना इसे। अगर कभी मान लीजिए मैं 4 बेस्ट डेज बनाकर दे दूं, तो उसमें कैसे मतलब बनाने क्वेश्चन तो बना सकता हूँ ना, अगर लॉजिकल बनाया जाए। ब्रॉडर वाले पार्ट दोनों बाहर, ब्रॉडर वाले पार्ट दोनों अंदर, इसका ब्रॉडर बाहर, इसका ब्रॉडर अंदर, इसका ब्रॉडर अंदर, इसका ब्रॉडर बाहर, बन गया ना, बन गया क्वेश्चन। उस समय दिमाग नहीं काम करेगा अगर आपने पहले से नहीं ध्यान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हैं एनसीईआरटी की बनी थी, जो मैंने आपको बता दी है। ये रेफरेंस है, इसको लिखना नहीं है दोबारा बेटा। अपने डिजिटल का भी फायदा उठाएंगे, एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट होगा यहाँ पर आपको दिखाएंगे। दो दो लाइन लिखेंगे। बायोडाटा ऑफ कार्बन में चल रहा है कैटेनेशन, कैटेनेशन। क्लास का कब तक टाइम है? 8:50 से स्टार्ट हुई ना, 8:50 से स्टार्ट हुआ था ना, टाइम कब तक रहेगा? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास मतलब अगला क्लास कितने बजे स्टार्ट होगा? चलो ठीक है, लियो कैटेनेशन लिखिए। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग, लो, लिंक करने की, लिंकेज पढ़ा है ना, लिंकेज, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? वही स्पेलिंग वहीं से ले लो, ठीक है। डीएसएस सर के साथ रहता हूँ ना, तो बहुत सारे टर्म उनसे सीखने को मिलते हैं, बच्चों को सिखाते रहते हैं। अभी आने वाले हैं ना, अगली क्लास उन्हीं की है, वो सिखाते रहते हैं। तो लिंकेज क्या होता है, होता है, ठीक ठीक, हम सीख लेते हैं, वही सीख सीख के आपको फेंक के मारते हैं, ठीक है ना। तो लिखो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म, self linking property of carbon to form open chain and closed chain compound, open chain and closed chain compound due to high bond energy, due to high bond energy, ठीक है। तो क्या नाम है, ये कार्बन जो है आपने देखा होगा, एक दो तीन चार पाँच छह कई सारे करोड़ों तरह के कंपाउंड्स बना देते हैं, समझ में आया बेटा? तो ड्यू टू क्या है, कैटनेशन। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एसेट का बनना, P4 का बनना, एक्सेट्रा, क्या है बेटा, ये कैटनेशन। लेकिन उस चीज को मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, वो आपके इनऑर्गेनिक का पोर्शन है जो आपको आरडी सर पढ़ाएंगे। आइसोमराइजेस, आइसोमेरिज्म नाम सुना है आपने? तो बड़े प्यार से लिखना, बिल डिस्कस लेटर, बिल डिस्कस लेटर, क्या रे, विल डिस्कस लेटर। बेटा विल डिस्कस लेटर अच्छा खासा डिस्कस होगा, ठीक है ना, बेहतरीन तरह से डिस्कस होगा, आएगा तो उसके बाद करेंगे। अभी एक भी शब्द इस पे बोलने वाले हम नहीं है, ठीक है ना। कॉपी बंद करने के लिए थोड़ी ना कहा है मैंने। इतने पंचुअल कब से हो गए कि घंटी बजते ही अलार्म बज के उठ जाते हो क्या सुबह, जो तो घंटी बजते कॉपी बंद कर रहे हो? गजब इंसान है। अलार्म 4 बार बजता होगा, अलार्म खुद बेचारा जग जाता होगा तुमको जगाने के चक्कर में। मैंने मतलब इधर से कुछ चीजें चेंज भी करी हैं, ठीक है ना। पूरा एक से लिखे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक पॉइंट तो मैं आज कम से कम पढ़ा के जाऊंगा। इस लिखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 घंटे 25 मिनट का लेक्चर, वो तो होने दो पूरा। कुछ कह रहे हो बेटा? कुछ दे दिया क्या उसने बात करके आपको? तो हंसे क्यों उसकी बात पे? नहीं हंसे क्यों आप? प्लीज स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? है, तुम खड़े जाओ, क्या नाम है? ध्वज एंड प्रिंस, नाम तो ऐसे से रखे हो कि पूछो ही मत। कहाँ से हो तुम? यूपी में कहाँ से? तुम कहाँ से हो? तुम दोनों आजू बाजू के हो क्या? एक ही स्कूल के हो? तो यहाँ दोस्ती निभाने आए हो? बैठ जाओ। ठीक है ना, तो इसमें लिखिए, पॉइंट लिखिए। इन दिस टाइप फार्मूला, कौन सा फार्मूला रे? मॉलिक्यूलर फार्मूला।
स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बुरा तो नहीं लगा बेटा? लगना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया है? समझ, ये मत समझना ये, मतलब देख तो छोटा मास्टर आ गया। मास्टर छोटा मत समझना, भले वेट 25 ग्राम है लेकिन उम्र 5000 साल है। समझ रहे हैं? छोटा मास्टर मत समझना। बहुतों ने कोशिश करी है छोटा समझने की, देखने में छोटे लगे, बस जान लेना आगे बढ़ जाओ। हाँ, सचिन तेंदुलकर की भी हाइट ज्यादा नहीं है। वापस आ जाओ। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें लिखो इन दिस टाइप फार्मूला, या इन दिस फार्मूला types and number of atom are represented. Types and number of atom represented. टाइप्स एंड नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड। मानो बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एक बार आपके सामने से गुजर जाएगा तो हमें आगे इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी जाएगी। यानी यहाँ पॉइंट हमने लिखा दिया है, ये बहुत सिंपल सी है, इसमें केवल दो चीजों पे फोकस किया जाता है, टाइप एंड नंबर। एग्जांपल लिखो, C2H6, C2H4O2, C6H5N, C6H12O6 एटसेट्रा। अब बताओ इनको ध्यान में देखिए क्या समझ में आ रहा है। टाइप्स एंड नंबर बोला, इसमें कितने टाइप, कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर दिख रहे हैं। इसमें कितने टाइप, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर दिख रहे हैं। इसमें कितने टाइप, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के नंबर दिख रहे हैं। इसमें कितने टाइप, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर दिख रहे हैं। यानी कल क्वेश्चन पूछ लूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, तो आप क्या बोलोगे, टाइप्स एंड नंबर। टाइप्स एंड नंबर। लिख लो एग्जाम, लिखो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो इन दिस फार्मूला atoms and their bonds represented. In this formula atoms and their bond represented. Atoms and their bond represented. ठीक है बेटा, अब सुनो, हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं अभी से सुन लो। इसके बाद कंडेंस स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात होगी, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन कंडेंस फॉर्म में लिखकर देने वाले हैं, ताकि आप यहां से चीजों को अच्छे से कर लो। कुछ एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस होंगे, फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बाद ये देखो, मैंने बोला ना एनसीईआरटी साथ लेके चलेंगे, इसलिए ग्लिम्स दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी के वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। 12.4 रिप्रेजेंट करेगा ओल्ड एनसीईआरटी को एंड 8.4 रिप्रेजेंट करेगा न्यू एनसीईआरटी को। जब कल हम पढ़ा लेंगे ये सारे के सारे आपको होमवर्क दिए जाएंगे घर के लिए। और मैं बता दूं, ये इसमें से क्वेश्चंस जेईई मेंस ने पूछे हैं, जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछे, तो यानी यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे हैं, तो उसका हर इलस्ट्रेशन करना है, हर क्वेश्चंस करना है, और वो हम आपको करवाएंगे। आफ्टर दैट हम जो चर्चा करने जाएंगे, कुछ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन पे चर्चा होगी अगले क्लास में, कुछ नई चीजें यहाँ पे सीखोगे, एंड फिर हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, फंक्शनल ग्रुप पर, एंड सो ऑन। क्लास एक भी मिस मत करना। आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, केवल हमारा आपका इंट्रोडक्शन हुआ है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? क्लास ठीक जा रही है? आर यू तैयार फॉर मेहनत? विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल। क्लास के बाद आप हमसे मिल सकते हैं। लॉग आउट कर दे।